उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के इस धरने में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस श्रमिक संघ के सम्मानित अध्यक्ष भाई संजय कुमार जी, महामंत्री मंगलेश लखेड़ा जी, कोषाध्यक्ष श्री श्याम सिंह संबल जी, संरक्षक सम्मानित श्री गणेश नाथ जी, विजय कुमार जी, बलवीर पयाल जी, प्रवीण बोहरा जी, सुरजीत डोबरियाल जी, परशुराम जी, चंद्रमोहन खत्री जी, सूर्य प्रकाश जी, पूर्ण चंद चौबे जी और सम्मानित उपस्थित हमारे धरना स्थल पर इस धरने में शामिल साथियों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों के इस मांग के साथ, आप लोगों के इस आंदोलन में अपने को शरीक करते हुए मैं आपकी इस मांग को बल देता हूं, समर्थन देता हूं। पार्टी की ओर से पूर्ण रूप से समर्थन इसमें आपको देता हूं कि यहां पर जल संस्थान का प्रशासन और अंततोगत्वा सरकार आपके इस मांग का संज्ञान ले और आपके पक्ष में जो निर्णय हो सकता है वो निर्णय करे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहां पर मुझे कहा कि आप आएं। कुछ दिन से मैं बाहर था, उस दौरान मैं नहीं आ पाया और जब मैंने आप लोगों से बातचीत हुई, हमारे पावो के भी भाई शायद यहाँ पर होंगे, हाँ हैं, ये मुझसे इन्होंने कहा कि आप जरूर आइएगा। मैंने कहा मैं आता हूं। तो आने का मकसद ये होता है कि जब आप लोग बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं और उसमें पक्ष या विपक्ष कोई भी नेता अगर आता है वहां पर, तो उसका फायदा ये होता है कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक जाती है। आज माननीय मुख्यमंत्री, आप सब जानते हैं कि गैरसैंण में सत्र चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री गैरसैंण में हैं, लेकिन एलआईयू का सिस्टम ये होता है कि उन्हें रोज रिपोर्ट देनी होती है कि आज विपक्ष के नेता या सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या क्या किया, कहां कहां गए, क्या क्या हुआ। तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मामला कि आप यहां पर धरने पर बैठे हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। ये बात नहीं हो सकती कि उनके संज्ञान में नहीं है, ये बात भी उनके संज्ञान में है और आज शाम तक ये बात भी उनके संज्ञान में निश्चित रूप में होगी कि गणेश गोदियाल आप लोगों के धरने में यहां पर शामिल हुआ। मेरा यहां पर आने का मकसद यह है कि यह बात उनके संज्ञान में जाए और वो इस बात को समझे कि मोटे मोटे तौर पर गणेश गोदियाल ने वहां पर क्या कहा। और हो सकता है मेरी बात से जब उनके संज्ञान में ये बात जाएगी तो हो सकता है कि वो आपके पक्ष में कोई निर्णय लें, और यही मेरा मकसद है यहां पर आने का, यही मकसद। साथियों, ये बात जरूर है कि देश में आज जो स्थिति है वो ये है अमूमन बेरोजगारी की, और जो आंशिक तौर पर रोजगार में लगे हुए हैं जैसे आप लोग हैं, ये आंशिक रोजगार है, इसको पूर्ण रोजगार नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि 9,000 रुपए में, 8,000 रुपए में या उससे भी कम में बहुत से लोग हैं जो उससे भी कम में काम कर रहे हैं ठेकेदारों के अधीन, उसमें घर परिवार नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि 8,000 और 9,000 रुपए जो प्रशासन के लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं उनके एक दिन का खर्चा होगा, और उसमें 30 दिन किसी परिवार को खर्च चलाना है तो ये संभव नहीं है। लेकिन ये स्थिति पूरे देश में है और इस स्थिति को पूरे देश में लाने के लिए भी हम ही लोग जवाबदेह हैं। आज आप अतीत में और अब में फर्क महसूस करिए। आज में और अतीत में फर्क यह है कि पहले की सरकारें किसी व्यक्ति को सेवा आयोजित करती थी। आज आप लोग जल निगम में, जल संस्थान में किसी ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन पहले इसी जगह पर कोई संस्थान का व्यक्ति काम करता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बंद हुई और प्राइवेट लोगों को लाया गया, और आज पिछले 10 सालों से प्राइवेटाइजेशन का ऐसा एक दौर चला है कि हर एक डिपार्टमेंट में जो क्लास 4th और उसके सहयोगी जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हर एक व्यक्ति को किसी ठेकेदार के माध्यम से सेवा आयोजित किया जाता है। अब बात यह है कि सेवा आयोजित करने के लिए भी क्लास 4th और उससे नीचे के उसके सहायक
कार्मिकों को सेवायोजित करने के लिए भी सरकार ने अतीत में 2002 या 3 की बात है, उपनल एक संस्था बनाई थी कि भाई ये सरकार की होगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं तमाम विभागीय अधिकारियों से, मंत्रियों से, मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने अतीत में एक निर्णय किया कि इस प्रकार की सेवाओं के लिए उपनल के द्वारा या पीआरडी के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा कार्मिकों को कार्मिक दिए जाएंगे, जब यह व्यवस्था है तो उसके बाद ठेकेदारी की व्यवस्था कहां से आ गई? बात इतनी सी ही है, आप लोगों के सामने, आप लोगों के बात इतनी सी है, सरकार को समझना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात मुख्यमंत्री जी तक जाए कि मुख्यमंत्री जी, ये जो धरनाग्रस्त लोग हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए लोग हैं, ये इतना चाहते हैं कि जो पैसा आप हमारे एवज में ठेकेदार को दे रहे हैं, वो पैसा हमको उपनल के माध्यम से हमें दे, इतना ही चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार के माध्यम से इनको 8,000 रुपए देने के पीछे जो मकसद है, वो मकसद ये भाई नाथ जी ने जो कहा कि ठेकेदार को पालना, ये ठेकेदार को पालने का जो मकसद है, जो ठेकेदार को पालने का स्वार्थ है, इस स्वार्थ से ये सरकार छुटकारा नहीं पा रही है। और इस स्वार्थ के चलते हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे लोगों की तौहीनी हो रही है, हमारे लोगों की अनदेखी हो रही है। मैं इस धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, वो इन धरना करते हुए भाइयों के भी मुखिया हैं और वो जल संस्थान के महाप्रबंधक के भी मुखिया हैं। क्योंकि महाप्रबंधक, और बात सही है, अगर महाप्रबंधक चाहे भी कि आपको उपनल में समायोजित कर दिया जाए, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक मुख्यमंत्री जी उनकी बात पर सहमत नहीं हो, ये तब तक नहीं हो सकता। तो अंत तो गत्वा, जरा भाई शांत रहना, अंत तो गत्वा बात गेंद माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में है। और मेरे साथियों, ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में महाप्रबंधक बनने के लिए एक पढ़ाई जरूरी है, कुछ ना कुछ डिग्री होगी, उनकी योग्यता होगी, सीनियरिटी होगी, तब जाके वो महाप्रबंधक बने। लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी को यह पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सीनियरिटी जरूरी नहीं है, वो हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन गए। तो वो इसलिए बने कि हमारे लोकतांत्रिक शासन पद्धति में चाहे वो कितना जूनियर हो, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री है तो वो सबका मुखिया है। और चूंकि वो सबके मुखिया हैं, वो सबके मुखिया हैं, इसलिए प्रदेश में कहां क्या हो रहा है, कहां किस व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किस संगठन को क्या दिक्कत है, किसकी क्या मांग है, मैं नहीं समझता। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझता कि इस जायज मांग से रत्ती भर भी पीछे हटा जाए। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझता। ये जायज बात है कि हमारे आंदोलनरत भाई और हमारी बहनें इस बात को आप तक पहुंचाना चाहती हैं कि जो आप ठेकेदार को हमारे एवज में भुगतान कर रहे हैं, वो भुगतान उपनल के माध्यम से हमें किया जाए, ये उनकी मांग है। और ये मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, मैंने कह दिया कि ये सत्य है कि ये चाहेंगे भी तो भी जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए मैं सीधा उनसे मांग करता हूं, मैं जानता हूं उनसे मांग करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सीधे उनसे मांग करता हूं कि आप इनकी बात को सुनिए। और आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि दांतों से छोड़ा हुआ ओठों से पकड़ना बहुत आसान होता है। जब लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोगों के पास, अतीत में हमने आप लोगों से एक वादा किया था, हमने कहा था हम प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देंगे, जो जिस घर में एक भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है उसको हम सरकार के द्वारा रोजगार उस इलाके में मुहैया कराएंगे। लोगों ने नहीं माना, लोग लहरों में बहते रहे। और एक बात बता दूं आपको, लहरों में बनी हुई सरकारें लोगों के काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो लहरों में बने हैं। उन्हें पता है कि दोबारा लहर पैदा करेंगे, दोबारा जीत जाएंगे, आप धरना प्रदर्शन करते रहो। तो लहर में बहना, लहर में बहकर अपने मुंह में जो निवाला है, उस निवाले को दांतों से छोड़कर फिर होंठों से पकड़ने की कोशिश बहुत आसान नहीं होती है। इस बात को आपको भी समझकर यहां से जाना होगा, लोगों को समझाना होगा। आज क्यों त्राहिमाम है सब जगह? क्यों? क्योंकि हम लहरों में बह गए,
हम कभी धर्म के लहर में बह जाते हैं। और ये लहरें कौन पैदा करते हैं? ये लहरें वो पैदा करते हैं जिनको इन लहरों को पैदा करने के बाद सत्ता की सीढ़ियां प्राप्त होती हैं, सत्ता में जो है आसन जिनको प्राप्त हो जाता है, वो लहरें पैदा करते हैं। आप उनकी बनाई हुई लहरों में बहते रहते हो और इस प्रकार से सत्ता का निर्माण करते हो। इस प्रकार से लहरों में बनी गई सत्ता में बैठे हुए लोग गरीब आदमी के दुख को नहीं समझ सकता। गरीब आदमी का दुख वो समझ सकता है। ये गणेश गोदियाल आज आपके बीच आया है। आपने कहा कि हम 5,000 शहर, एक मिनट भाई, ताली बजाने की, मुझे ताली की भी जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने कहा कि हम 5,000, 6,000, 8,000 में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और ये गणेश गोदियाल आज आपसे वादा करके जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम चरणबद्ध तरीके से सर्वसम्मत भाव से पूरे उत्तराखंड के इस प्रकार के जो हमारे श्रमिक हैं उनके साथ न्याय करने का काम करेंगे। अब गणेश गोदियाल तब करेगा वो काम, क्योंकि गणेश गोदियाल ये वादा करके जब सत्ता में आएगा, ये वादा कर रहा हूं ना, और इस वादे के बाद जब सत्ता में आऊंगा तो करूंगा उस काम को। और मैं भी अगर लहर बनाऊंगा और लहर में तुम लोग मुझे वोट देके बना दोगे कुछ, तो जो लहरों में जीते होते हैं ना, वो नहीं करते काम। उन्हें पता है कि दोबारा लहर बनाएंगे, दोबारा लहर बनाने की कोशिश करेंगे। कहां इनके झमेले में पड़ूं मैं? ये फर्क है, इस फर्क को महसूस करिएगा। ये दुख वो व्यक्ति सहन कर सकता है जिन्होंने ये त्रासदी झेली होगी कि 8,000 में कैसे परिवार चलाना है। इस दुख को वो व्यक्ति महसूस कर सकता है, वही नेता महसूस कर सकता है। बोलना पड़ेगा ना यार। हाँ बोलिए, आप बोलिए यहाँ आके बोलिए। है हाँ, अभी मैंने बैठा ना तो उसके बाद बोल लेना आप, या पहले आके बोल लेना ना। तो मेरे साथियों, ये आपका, हम बहुत से, एक मेरे इलाके में एक राघवानंद जी थे, वो आपके जैसे काम करते करते वो बेचारे रिटायर हो गए। मतलब जीवन 28-30 साल नौकरी करने के बाद निरर्थक जीवन हो गया। हम ये त्रासदी को समझते हैं। राघवानंद जोशी थे एक बगड़ाव गांव चौथान इलाके में हमारे। जब मैं सुबह आज यहाँ के लिए निकला तो मुझे उनकी तस्वीर, मतलब उनकी याद आई कि भाई वो भी ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करते रहे, फिर लेकिन वो फिर भी सरकारी उसमें थे, किसी ठेकेदार के पास नहीं थे। तो जो भी हुआ, मतलब सरकार से जो आया उनकी जेब में आया। ये नहीं हुआ कि सरकार से जो आया वो पहले ठेकेदार की जेब में गया, फिर कुछ इधर उधर वालों की जेब में गया होगा, और तब जो है जो बचा वो अंतिम आदमी तक आया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह पूर्वक ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी बात को सुने, समझें। और ऐसा नहीं है कि उन तक की बात न जाए, क्योंकि जो सूचना तंत्र है, वो सूचना तंत्र का काम होता है कि आज शाम तक उनको रिपोर्ट करना कि आज क्या क्या हुआ। तो इसलिए मैं लिख के भी दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिख के भी दूंगा कि आपकी बात पर वो सहृदयता पूर्वक विचार करें। और चूंकि आप भी उत्तराखंड के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, ये एक अलग बात है कि कोई भाई मुख्यमंत्री बन गया, कोई भाई सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, और कोई भाई यहां पर धरने में बैठकर अपनी आजीविका की चिंता किए हुए है, ये अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति सफल होकर आपके कंधों पर चढ़कर मुख्यमंत्री के आसन तक बैठ गया, ये उस व्यक्ति का काम है कि वो आपके दुखों को सहजता से महसूस करे और उन दुखों का निवारण करे। मैं आपकी इस मांग में पूरी तरह आपके साथ हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यहां पर उपस्थिति से आपके इस आंदोलन को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और आप लोग अपने मकसद में कामयाबी प्राप्त करेंगे, अपना मकसद पूरा करेंगे, और यहां से सुखद एहसास के साथ आप लोग वापस जाएंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं। सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि सरकार इसको सहजता से ले, और अगर नहीं लेंगे तो आप लोग आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दिन मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक नरेश गोदियाल जी। आपने हम श्रमिकों को अपना पूर्ण समर्थन देने का जो वादा किया है, और हम श्रमिकों को जो एक दशा और दिशा दी है, यदि हम हमारी जो कामयाब होते हैं तो उसमें ठेकेदारी आपका भी बहुत बहुत योगदान। मैं समझ गया, हम कह रहे हैं कि हम सचिव के पास गए थे पेज